पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए गए हुमायूं ने गुजरात में इतना समय खराब कर दिया कि बिहार के शासक शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तथा युद्ध की तैयारियां करके मुगल क्षेत्रों को दबाना आरंभ कर दिया। बाबर की मृत्यु के तुरंत बाद तथा हुमायूं के बादशाह बनते ही शेर खां का नाम अचानक ही इतिहास की पुस्तकों में सामने आने लगता है। उससे पहले शेर खां का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह शेर खां कौन था, कहाँ से आया था, अचानक ही क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया था, इसे जानने के लिए हमें हुमायूं के इतिहास को कुछ समय के लिए विश्राम देकर शेर खां की तरफ चलना होगा, क्योंकि यहाँ से शेर खां तथा हुमायूं का इतिहास साथ साथ चलने लगते हैं। एक के इतिहास को समझे बिना दूसरे के इतिहास को समझना कठिन है। शेर खां के पूर्वज अफगानिस्तान में रहने वाले सूर कबीले से निकले थे, इसलिए वे सूरी कहलाते थे। ये लोग स्वयं को मोहम्मद गौरी का वंशज मानते थे। शेर खां के दादा का नाम इब्राहिम खां सूरी और पिता का नाम हसन खां सूरी था। इब्राहिम खां सूरी अफगानिस्तान के रोह नामक स्थान का निवासी था और घोड़ों का व्यापारी था। जब दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत में आने का निमंत्रण दिया, तब इब्राहिम खां सूरी अपने पुत्र हसन खां के साथ हिंदुस्तान चला आया। उसने पंजाब में स्थित हिसार फिरोजा की जागीर में जमाल खां नामक एक अफगान अमीर के यहाँ नौकरी कर ली। जमाल खां ने इब्राहिम खां सूरी को कुछ गांव जागीर में दिए, जिससे वह 50 घोड़ों का खर्च चला सके। इब्राहिम खां सूरी के बाद हसन खां भी जमाल खां की नौकरी करने लगा। धीरे धीरे हसन खां उन्नति करने लगा और 500 घोड़ों का सरदार बन गया। हसन खां सूरी की 4 पत्नियां थीं। उनमें से पहली पत्नी एक अफगान महिला थी और शेष 3 हिंदुस्तानी नौकरानियां थीं, जिनकी सुंदरता से प्रभावित होकर हसन खां ने एक एक करके उनसे विवाह कर लिए थे। हसन खां की अफगान पत्नी से 2 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े का नाम फरीद खां तथा छोटे पुत्र का नाम निजाम खां रखा गया। इनमें से फरीद खां आगे चलकर पहले शेर खां के नाम से जाना गया तथा बाद में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जमाल खां का स्थानांतरण हिसार फिरोजा से जौनपुर कर दिया। इस पर हसन खां भी अपनी 4 पत्नियों एवं उनके बच्चों को लेकर जमाल खां के साथ बिहार चला आया। जमाल खां ने हसन खां को बिहार में स्थित सहसराम तथा खवासपुर टांडा का जागीरदार बना दिया। जब हसन खां का पुत्र फरीद खां कुछ बड़ा हुआ तो उसने अनुभव किया कि उसका पिता हसन खां अपनी अफगान बीवी अर्थात फरीद खां की माता की बजाय अपनी हिंदुस्तानी बीवियों से अधिक प्रेम करता था। इस कारण वह फरीद खां और निजाम खां की बजाय हिंदुस्तानी बीवियों के पेट से उत्पन्न औलादों पर प्यार लुटाता था। इस कारण फरीद खां अपने पिता हसन खां से असंतुष्ट होकर जौनपुर चला गया और वहां जमाल खां के पास रहकर अरबी फारसी पढ़ने लगा। कुछ समय बाद हसन खां स्वयं जौनपुर गया तथा जमाल खां को मध्यस्थ बनाकर अपने पुत्र फरीद खां को वापस सहसराम ले आया। हसन खां ने फरीद खां को योग्य जानकर अपनी जागीर का प्रबंध उसे सौंप दिया। फरीद खां प्रतिभावान एवं शिक्षित तो था ही, साथ ही उसने जौनपुर के राजनीतिक वातावरण में रहकर युद्ध एवं जागीरी शासन के कार्य के बारे में बहुत सी बातें सीख ली थीं। इसलिए फरीद खां ने अपने पिता की जागीर का प्रबंधन बहुत मेहनत एवं समझदारी के साथ किया, जिससे हसन खां की आय बढ़ गई और हसन खां
फरीद खां को चाहने लगा। यह बात हसन खां की हिंदुस्तानी बीवियों को पसंद नहीं आई और वे फरीद खां को हसन खां से दूर करने का यत्न करने लगीं। अंततः उन्होंने षड्यंत्र करके फरीद खां को उसके पिता की जागीर से निकलवा दिया। इस बार फरीद खां अपने पिता की जागीर छोड़कर आगरा चला गया और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी की नौकरी करने लगा। जब दौलत खां लोदी फरीद खां के काम से प्रसन्न हो गया, तब फरीद खां ने दौलत खां लोदी से अनुरोध किया कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी से कहकर मुझे मेरे पिता की जागीर दिलवा दे, क्योंकि मेरे पिता ने अपनी हिंदुस्तानी बीवियों के कहने से मुझे अपनी जागीर से बेदखल कर दिया है। जब दौलत खां लोदी ने यह बात सुल्तान इब्राहिम लोदी को बताई तो इब्राहिम लोदी ने कहा कि उसने तुम्हारे सामने अपने पिता की निंदा करके बहुत ही नीचता का काम किया है, इसलिए मैं उसे जागीर नहीं दे सकता। फरीद खां मन महसूस कर रह गया। ईस्वी 1520 में फरीद के पिता हसन खां की मृत्यु हो गई। यह सूचना पाते ही फरीद ने आगरा से सहसराम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उसने भाइयों को अपने पिता की जागीर से मार भगाया और जागीर पर अधिकार कर लिया। फरीद के सौतेले भाइयों को चौंद के जागीरदार मोहम्मद खां सूरी का संरक्षण तथा समर्थन प्राप्त हो गया, जो एक प्रभावशाली अमीर था। इससे फरीद खां संकट में पड़ गया। उसने अपने भाइयों के षड्यंत्र को रोकने के लिए बिहार के शासक बहादुर खां नुहानी के यहाँ नौकरी कर ली, जिसके प्रभाव का प्रयोग करके फरीद अपने भाइयों के षड्यंत्रों को विफल कर सकता था। अपनी योग्यता तथा परिश्रम से फरीद खां ने अपने नए स्वामी को भी प्रसन्न कर लिया। एक दिन फरीद ने अकेले ही एक शेर का शिकार किया। फरीद की वीरता से प्रसन्न होकर सुल्तान बहादुर खां ने उसे शेर खां की उपाधि दी। तब से फरीद शेर खां कहलाने लगा। थोड़े दिन बाद शेर खां को शहजादे जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। इससे शेर खां के प्रभाव तथा उसकी प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हो गई। एक बार शेर खां छुट्टी लेकर अपनी जागीर पर गया, परंतु वहां अधिक दिनों तक रुक गया। इस पर शेर खां के शत्रु मोहम्मद खां सूरी ने बिहार के सुल्तान बहादुर खां नुहानी को शेर खां के विरुद्ध भड़काया। सुल्तान बहादुर खां नुहानी मोहम्मद खां की बातों में आ गया तथा शेर खां से अप्रसन्न हो गया। मोहम्मद खां सूरी ने शेर खां से कहा कि वह जागीर में अपने भाइयों को हिस्सा दे। शेर खां ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मोहम्मद खां सूरी ने शेर खां की जागीर पर आक्रमण कर दिया। शेर खां भाग खड़ा हुआ और उसने जुनैद बरलस के यहाँ नौकरी कर ली, जो उन दिनों बाबर के पूर्वी प्रांतों का गवर्नर था। अपने नए स्वामी की सहायता से शेर खां ने मोहम्मद खां को मार भगाया और एक बार फिर अपनी जागीर का स्वामी बन गया। बाबर का गवर्नर जुनैद बरलस शेर खां से इतना प्रसन्न हो गया कि वह शेर खां को अपने भाई खलीफा के पास आगरा ले गया, जो बाबर का प्रधानमंत्री था। खलीफा ने शेर खां को मुगल सेना में रख लिया। इस प्रकार शेर खां बाबर के प्रधानमंत्री खलीफा का नौकर हो गया। अगली कड़ी में देखिए, शेर खां ने हुमायूं को जमकर मूर्ख बनाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।